दोस्तों, हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन महीने का यह चौथा रविवार है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को हम कविताओं पर केंद्रित हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहे हैं पिछले 3 साल से। और आप लोग के सहयोग से यह आयोजन नियमित चलता रहा है। और इसमें हमने कुछ जो बदलाव किया है वह बहुत सकारात्मक रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सिर्फ सम्मेलन ही नहीं किया, बल्कि एक पाठशाला एक कार्यशाला के रूप में भी हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं पिछले 1 महीने से। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विधाओं पर। पहला सप्ताह हमारा जो होता है वह चित्रकला और संगीत, जो कल सोमवार से शुरू होगा। दूसरा सप्ताह कहानी पर केंद्रित कथा सम्मेलन। तीसरा सप्ताह लघु कथा पर केंद्रित लघु कथा सम्मेलन। और यह चौथा सप्ताह जो था वह सोमवार से शनिवार तक अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर कविता कार्यशाला के रूप में या कविता सप्ताह के रूप में हम लोगों ने मनाया। और काफ़ी प्रसन्नता की बात है, इसमें देश भर के नए पुराने दोनों तरह के रचनाकारों ने खूब हिस्सा लिया, एक दूसरे की प्रतिक्रिया दिया और कई लोगों ने कविताओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी दिया। पूरे सप्ताह की अध्यक्षता किया चर्चित कवित्री रेखा भारती मिश्रा ने, जो आज अध्यक्ष के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं संस्था की ओर से। हमारे मंच पर उपस्थित है रेखा भारती मिश्रा का परिचय के मोहताज नहीं है। वे तमाम पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिख रही हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है कविता कहानी लघु कथा की, लेकिन वे गज़ल के रूप में विशेष पहचान बनाई है। और पूरे देश भर में उनकी गज़लें देश भर के पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। लघु कथाएँ भी प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन गज़ल की वह सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी किताब पर हमने इसी मंच से कभी समीक्षा भी किया था। रेखा भारती मिश्रा बहुत मेहनत से सप्ताह भर पाठशाला जो चला उसमें वे बहुत मेहनत की। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ औपचारिकता निभाने के ख्याल से हमारा यह कार्यक्रम नहीं चल रहा है, बल्कि लोग रुचि ले रहे हैं और जो रुचि ले रहे हैं वे सीख भी रहे हैं। अनुज प्रभात वे हमारी इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी था कि लोग एक दूसरे से कुछ सीखें। इसमें विज्ञान व्रत जैसे शायर, योगराज प्रभाकर जैसे कवि, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। गज़लों की बारीकी के बारे में बतलाया, कविताओं के बारे में बतलाया। और इसके जो प्रभारी रहे एकलव्य केसरी, वो भी सप्ताह भर काफ़ी सक्रिय रहे। हम उनका भी अभिवादन करते हैं। एकलव्य केसरी के ही भाई हैं चैतन्य किरण, जो देश के प्रतिष्ठित कवि के रूप में, शायर के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। अभी नई दिल्ली में है। वे विन्यास प्रकाशन भी चला रहे हैं, पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। साथ ही वहाँ वे इसी विभाग से जुड़े हुए भी हैं। खासकर उनकी पहचान एक गज़लकार के रूप में है। अब एक गज़ल के एक सशक्त हस्ताक्षर है। मंजू गुप्ता, मैं धीरे धीरे जोड़ भी रहा हूँ लोगों को। नमस्ते विद्वानों नमस्कार को। नमस्कार। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं हमारे मंच से, यह प्रसन्नता की बात है। और मैंने जैसा कहा भी है कि जो लोग समय पर जुड़ जाएंगे उनको क्रम के हिसाब से हम आमंत्रित करेंगे दूसरे सत्र में। हमारा जो पहला सत्र होता है वह होता है मुख्य अतिथि का एकल पाठ, और उस पर उनकी रचनाओं पर विचार करना है, विचार मंथन करना।
और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। मंजू सक्सेना, मंजू सक्सेना जो गज़ल की एक सशक्त हस्ताक्षर है, अभी अभी हमारे मंच से जुड़ी है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं भी जुड़ गया हूँ सर। मैं कौन? चलिए थोड़ी देर व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। सुधा पांडे, सुधा पांडे, राजप्रिया रानी। इंदु मैं उपाध्याय। भी जुड़ गया हूँ सर। हाँ हाँ, नाम नोट कर लिए है। आज काफ़ी लोग जुड़ गए हैं एक साथ। ये चैतन्य किरण और रेखा भारती मिश्रा का सानिध्य मंच पर, उनकी उपस्थिति बड़ा शुभ संकेत है। इतने ढेर सारे रचनाकार 5 मिनट के अंदर जुड़ गए। मैं वही उसी की प्रतीक्षा में था कि इतने लोग जुड़ जाए तब हम चैतन्य किरण जी की रचनाओं को सुने और उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करें। दोस्तों, कविता पढ़ देना, पढ़ के चला जाना, देख लेना अलग बात है, लेकिन उससे किसी के रचनाओं पर अच्छी तरह से मूल्यांकन हम नहीं कर पाते हैं। कविता तो ढेर सारे लोग, तो हमारी कोशिश होती है कि प्रत्येक सप्ताह किसी एक रचनाकार पर हम फोकस करें, चाहे वो लौकथाकार हो, कहानीकार हो, चित्रकार हो, कोई भी हो। उनके एक, क्योंकि उनकी रचना धर्मिता सिर्फ एक रचना से केंद्रित पहचान में नहीं आती है। आप देखते हो कि जब आदमी किताब छप कर आती है तो उसका मूल्यांकन उस व्यक्ति का, उस रचनाकार का अलग ढंग से होता है। तो इसीलिए मैं लगभग 30 मिनट में एक रचनाकार को मैं देता हूँ इस मंच पर, पहला सत्र में, और हर बार हम नए और पुराने दोनों तरह के रचनाकार को हम आमंत्रित करते हैं। आज हमारे मंच पर जो हैं वे गज़ल के आप युवा हस्ताक्षर हैं। नया तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत दिन से लिख रहे हैं। हमारे घनश्याम मित्र थे, उनके ये सुपुत्र हैं और उनकी परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अभी उनकी एक किताब प्रकाशित होकर आए, उनके ही प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है। हम आपको दिखला रहे, देखिए कितनी सुंदर किताब आई है। घनश्याम जी की गज़लों का यह संग्रह है, नज़र पड़ रही होगी आपको। घनश्याम जी को बधाई। ये घनश्याम जी इनके पिता हैं, अब तो नहीं रहे हमारे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो इस पुस्तक में अपनी गज़लों को छोड़ गए हैं, उन्होंने अपने विन्यास प्रकाशन से प्रकाशित किया है। खुशबू खुशबू रात गज़ल है, खुशबू खुशबू रात गज़ल, बहुत ही अच्छी अच्छी गज़लें इसमें हैं। और मुझे प्रसन्नता की बात है कि इस परंपरा को चैतन्य किरण और एकलव्य केसरी दोनों उनके सुपुत्र हैं, जो ही बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको चला रहे हैं, बहुत बढ़िया गज़ल लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये तो, इसका मूल्यांकन तो आप लोग भी करेंगे। अभी चैतन्य किरण जी अपनी गज़लों का पाठ करेंगे प्रथम सत्र में। उन पर 15 मिनट हम उनकी एक रचनाओं का एकल पाठ सुनेंगे और उसके बाद उनकी रचनाओं पर हमारी कोशिश होती है कि एक छोटी सी डायरी प्रस्तुत करें। हम समीक्षा इसलिए नहीं कहते कि हम बहुत बड़े समीक्षक आलोचक है नहीं, एक पाठकीय दृष्टिकोण हम रखते हैं। तो हम उसकी डायरी भी हम पढ़ेंगे आप सभी की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए, और फिर अध्यक्ष टिप्पणी के रूप में हमारी रेखा भारती मिश्रा आज अध्यक्ष हैं इस संस्था, इस मंच के। वो उससे उनकी गज़लों पर अपनी अध्यक्ष टिप्पणी देंगी। उसके बाद प्रथम सत्र के बाद दूसरा सत्र का हमारा आरंभ तुरंत होगा। उसकी अध्यक्षता भी रेखा भारती मिश्रा करेंगी, लेकिन वह सत्र का आरंभ होगा रेखा भारती मिश्रा की 2 गज़लों से। सभी लोग एक रचना पढ़ेंगे ताकि सब लोग इसमें शामिल हो सके, अपनी एक छोटी छोटी रचना प्रस्तुत करेंगे।
जिस क्रम से मेरे पास नाम आया उस क्रम से पढ़ेंगे और रेखा भारती मिश्रा की गज़ल का मूल्यांकन करेंगे, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देंगे चैतन्य किरण जी। तो चलिए अब हम बहुत देर ना करते हुए, चूँकि हमारे मंच पर ढेर सारे लोग लगभग 2 दर्जन लोग एकत्रित हो गए हैं और पूरे देश भर से लोग जुड़े हुए हैं। हम उन सब का संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए हम इस हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का आरंभ करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी का अनुमति चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हम आरंभ करें। अध्यक्ष जी अनुमति दे तो हम आरंभ करें कार्यक्रम। बिल्कुल, स्वागत है सभी का और आप कार्यक्रम आरंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा थोड़ा सा कट रहा, आप थोड़ा सा और नीचे कैमरा को, हाँ जी, या तो कैमरा ऊपर कर लीजिए। हाँ अब ठीक आ रही है, ठीक, धन्यवाद। तो अब बिना विलम्ब किए मैं चैतन्य किरण जी की ओर मुड़ता हूँ, जो एक प्रतिष्ठित रचनाकार है देश के, और लघु कथा लिखना तो उन्होंने आरंभ किया है, लेकिन गज़ल के वे सशक्त हस्ताक्षर हैं और हम आज उनकी गज़लों को सुनते हैं। वे दिल्ली से हमसे जुड़े हुए हैं, पटना में रहते हैं लेकिन वे दिल्ली में काम करते हैं, नोएडा में, और वहीं वही विन्यास प्रकाशन भी चलाते हैं। तो हार्दिक स्वागत है युवा शायर चैतन्य किरण जी का, कि आप आएँ और कृपया इस मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए अपनी गज़लों का भी पाठ करेंगे। चैतन्य किरण जी। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जब मैं किसी को आवाज़ दूंगा तब वे बोलेंगे। धन्यवाद। परिसर साहित्य धर्मी पत्रिका के संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर सर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही भारती मैडम, और इस मंच से जुड़े हुए, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध साहित्य जनों, वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार है। सिद्धेश्वर सर बहुत अच्छा कार्यक्रम हर हफ्ते आयोजित करते हैं। समय नहीं रह पाने की वजह से जो है, काम में व्यस्तता की वजह से मैं हर बार नहीं जुड़ पाता और बहुत कुछ मिस कर जाता हूँ। तो आज मुझे सिद्धेश्वर सर ने ये मौका दिया है और मेरे पास वक्त भी था, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा और अपनी गज़लें सुनाऊँगा। तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए अपनी गज़लें शुरू करता हूँ और पहली गज़ल के माध्यम से जी स्वागत है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आई, थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि साफ साफ सुनाई पड़े। जी, पहली गज़ल के माध्यम से मैं सबसे पहले अपने देश को जो है वो नमन करना चाहता हूँ। मतलब का शेर है कि दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत, दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत, दरिया दिली की आज भी पहचान है भारत, और खुशियां बिखेरता है जहां भर में बेहिसाब, खुशियां बिखेरता है जहां भर में बेहिसाब, सच्चाई से भरी कोई मुस्कान है भारत। और शेर देखिए कि रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की धूप से, रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की भूख से, लगता है कि भगवान का वरदान है भारत। और शेर देखिए कि नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है ये धरा, नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है ये धरा, क्षमा चाहता हूँ, रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की धूप से, रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की धूप से, आकाश पर जैसे कोई दिलमान है भारत। और शेर देखिए कि नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है ये धरा, नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है ये धरा, लगता है कि भगवान का वरदान है भारत। और शेर देखिए कि बहता है शौर्य बन के लहू सबकी रग, बहता है शौर्य बन के लहू सबकी रगों में, दुश्मन के लिए चमकता किरपान है भारत। और वो जागता है ताकि सो सके हम पुरसुकून, वो जागता है ताकि सो सके हम पुरसुकून, तैनात सरहदों पे हर जवान है भारत। और शेर देखिए कि भरता है पेट सबका उठाकर तमाम दर्द, भरता है पेट सबका उठाकर तमाम दर्द, खेतों में हल चला रहा किसान है भारत।
और शेर देखिए कि गांधी सुभाष बुद्ध महावीर भगत सिंह, गांधी सुभाष बुद्ध महावीर भगत सिंह, नानक कबीर सूर और रसखान है भारत। और होली दिवाली ईद दशहरा शबे, होली दिवाली ईद दशहरा शबे बारात, गीता है बाइबिल है कुरान है भारत। और झेलम चिनाब नर्मदा गंगा महानदी, झेलम चिनाब नर्मदा गंगा महानदी, गोदावरी यमुना तवा बलान है भारत। और तक ये कि ऐसी महान भूमि को शत शत करें नमन, ऐसी महान भूमि को शत शत करें नमन, चैतन्य के लिए तो दिलो जान है भारत। दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत, दरिया दिली की आज भी पहचान है भारत। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत माँ खूब। को प्रणाम करने के बाद अपनी माँ को प्रणाम करना भी जरूरी हो जाता है, जिन्होंने अपनी कोख से हमें जन्म दिया, पाला पोसा और इतना लायक बनाया। तो माँ के ऊपर एक गजल लिखी है हमने, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शेर देखिए कि दिलों के जख्म पे मरहम लगाना जानती है माँ, दिलों के जख्म पे मरहम लगाना जानती है माँ, अगर रूठे कोई बच्चा मनाना जानती है माँ। शेर देखिए कि खिला देती है वो, खिला देती है भूखे को वो रोटी अपने हिस्से की, खिला देती है भूखे को वो रोटी अपने हिस्से की, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती है माँ। उसे देखिए कि दफन कर लेती है सीने में अपने ख्वाब को सारे, दफन कर लेती है सीने में अपने ख्वाब को सारे, मगर बच्चों के सपनों को सजाना जानती है माँ। उसे देखिएगा कि अकेले में वो रो लेती है दिल हो जाए जब छलनी, अकेले में वो रो लेती है दिल हो जाए जब छलनी, मगर बच्चों के संग संग खिलखिलाना जानती है माँ। और मुक्ता का शेर देखिए कि न हो चांदी के बर्तन तो भी कोई गम नहीं चंदन, न हो चांदी के बर्तन तो भी कोई गम नहीं चंदन, बनाकर चांद को प्याली खिलाना जानती है माँ। दिलों के जख्म पे मरहम लगाना जानती है माँ, अगर रूठे कोई बच्चा मनाना जानती है माँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और अगली गजल जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह एक सामाजिक बुराई जो है उसको, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हमने लिखा था। आपके गजलों का बहुत आनंद ले रहे हैं हमारी वरिष्ठ गजलकार डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, हमारे मंच से जुड़ी हुई हैं। हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, उनका स्नेह है, हमारे मंच पर आई हुई हैं। पढ़िए आगे। जी जी सर, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं या सड़कों पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पान और गुटखा से जो है वो पूरी दीवारें रंगी होती हैं। तो उसी को केंद्रित करके हमने ये गजल लिखी है। मतलब देखिएगा कि पान गुटखा तुम्हें काहे को जहर लगता है, पान गुटखा तुम्हें काहे को जहर लगता है, इन्हें चबाने में लोहे का जिगर लगता है। और शेर देखिए, क्या बात है, क्या बात। कठिन काम दीवारों को मुंह से रंग देना, है कठिन काम दीवारों को मुंह से रंग देना, गाल पर इसमें मेरे यार शिखर लगता है। और शेर देखिए कि लड़खड़ाने लगी है उसकी जुबां केसरिया, लड़खड़ाने लगी है उसकी जुबां केसरिया, विमल का उस पे भी कोई तो असर लगता है। और गंध आती है उसके मुंह से जैसे कोई गटर, गंध आती है उसके मुंह से जैसे कोई गटर, राजश्री का मुझे शायद ये कहर लगता है। और शेर देखिए कि थूकते रहते हैं वो सड़कों पे रजनीगंधा, थूकते रहते हैं सड़कों पे वो रजनीगंधा, और कदमों में उनको कोई शहर लगता है। और मुक्ता का शेर देखिए कि कोई दीवाना है कमला पसंद का चंदन, कोई दीवाना है कमला पसंद का चंदन, मगर ये मौत है उसको ये किधर लगता है। पान गुटखा तुम्हें काहे को जहर लगता है, इन्हें चबाने में लोहे का जिगर लगता है। और एक गजल देखिए, बच्चों के बारे में मैंने ये गजल लिखी है कि हर एक बाप माँ की कमाई है बच्चे, मतलब है कि हर एक बाप माँ की कमाई है बच्चे, खुदा से भी बढ़कर खुदाई है बच्चे,
और जो बोले तो टपके हैं रस बेतहाशा, जो बोले तो टपके हैं रस बेतहाशा, वो ये रसगुल्ले जैसी मिठाई है बच्चे। और शेर देखिए कि जो बीमारियों को भुला दे जहन से, जो बीमारियों को भुला दे जहन से, दादियों नानियों की दवाई है बच्चे। और शेर देखिएगा कि सिखाते हैं सबको हंसाना रुलाना, सिखाते हैं सबको हंसाना रुलाना, कसम से पढ़ाई लिखाई है बच्चे। और शेर देखिए कि भुला दे जो झूठी कहानी हमारी, भुला दे जो झूठी कहानी हमारी, दिलों में बसी एक सच्चाई है बच्चे। और जो चूमू में उनकी मुलायम पेशानी, जो चूमू में उनकी मुलायम पेशानी, लगे मुझको जैसे मलाई है बच्चे। और मक्ता का शेर देखिए कि जो कानों में घोले मधुर तान चंदन, जो कानों में घोले मधुर तान चंदन, गजल गीत नज़्में रुबाई है बच्चे। अरे बाप माँ की कमाई है बच्चे, खुदा से भी बढ़कर खुदाई है बच्चे। अगला गजल मैं पेश कर रहा हूँ। मतलब देखिए, आप आए जो मेरे पास हंसी रात हुई, आप आए जो मेरे पास हंसी रात हुई, दिल के आंगन में जैसे इश्क की बरसात हुई। और मेरे कुछ दिनों से मेरे आकाश में था सूनापन, कुछ दिनों से मेरे आकाश में था सूनापन, आप आए तो जैसे तारों की बरसात हुई। और शेर देखिए, तोड़ लाओ मेरे खातिर सभी सितारों, तोड़ लाओ मेरे खातिर सभी सितारों को, इश्क में यार भला यह भी कोई बात हुई। शेर देखिए कि आज फिर से मेरे दिल में एक तूफान उठा, आज फिर से मेरे दिल में एक तूफान उठा, मुद्दतों बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जब से देखी है मैंने उनकी मद भरी आंखें, जब से देखी है मैंने उनकी मद भरी आंखें, शायरी मेरे कलम से अजी दिन रात हुई। और फिर देखिए कि जब से आई हो मेरी जिंदगी में तुम हमदम, जब से आई हो मेरी जिंदगी में तुम हमदम, जिंदगी तब से मेरी खुशियों की सौगात हुई। और अब जमाना मेरा हो जाए भले ही दुश्मन, अब जमाना मेरा हो जाए भले ही दुश्मन, सजदाए यार मेरे इश्क की लम्हात हुई। और चला गया वो हमें छोड़कर खुदा के घर, चला गया वो हमें छोड़कर खुदा के घर, आज आंखों से मेरे अश्क की बरसात हुई। और मक्ता का शेर देखिए कि अब नहीं चाह कोई और बची है चंदन, अब नहीं चाह कोई और बची है चंदन, इश्क के खेल में फिर आज मेरी मौत हुई। आप आए तो मेरे पास हंसी रात हुई, इश्क के आंगन में जैसे इश्क की बरसात। बहुत बढ़िया, लाजवाब। समय हो तो एक गजल और प्रस्तुत कर दूं। आप 2 गजल पढ़ दीजिए और। अच्छा ठीक है, तो छोटी छोटी बहन की 2 गजलें मैं पढ़ देता हूँ। अगला है, दर्द दिल की कोई दवा करना, इश्क में तुम नहीं गिला करना, आग बुझ जाए ना मोहब्बत की, अपने पल्लू से तुम हवा करना। और शेर देखिए कि नफरतों में नहीं रखा कुछ भी, नफरतों में नहीं रखा कुछ भी, हमसे तुम प्यार से मिला करना। और जो भी बच्चा है प्रेम से वंचित, जो भी बच्चा है प्रेम से वंचित, साथ उसके कभी हंसा करना। और शेर देखिए कि भूल बैठा हूँ तेरे जुल्म और सितम, भूल बैठा हूँ तेरे जुल्म और सितम, जख्म फिर से मेरा हरा करना। और मतलब का शेर देखिए, मक्ता का शेर देखिए कि अनसुनी करके दूसरों का कहा, अनसुनी करके दूसरों का कहा, बात दिल की कभी सुना करना, दर्द दिल की कोई दवा करना, इश्क में तुम नहीं गिला करना। माफ कीजिएगा, इसमें मक्ता का कोई शेर नहीं है। और आज आखिरी गजल मैं पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। सुर्ख आंखों में फसाना दर्द का, सुर्ख आंखों में फसाना दर्द का, जिंदगी है एक तराना दर्द का,
और हमने जाना लुट के तेरे इश्क में, हमने जाना लुट के तेरे इश्क में, है मोहब्बत एक ठिकाना दर्द का। वो शेर देखिए कि मेरी किस्मत में है बस तन्हाइयाँ, मेरी किस्मत में है बस तन्हाइयाँ, अश्क से है दोस्ताना दर्द का। और हाथ जब आया पुराना खत तेरा, हाथ जब आया पुराना खत तेरा, याद आया फिर जमाना दर्द का। और फिर देखिए कि लब पे मेरे मुस्कुराहट है तो क्या, लब पे मेरे मुस्कुराहट है तो क्या, दिल में है लेकिन खजाना दर्द का। और मक्ता का शेर देखिए कि तीर नजरों से चलाकर देख, तीर नजरों से चलाकर देख लो, है फकत चंदन दीवाना दर्द का, सुर्ख आंखों में फसाना दर्द का, जिंदगी है एक तराना दर्द का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य किरण जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। हमारे मंच पे बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं। ऋचा वर्मा जी अभी जुड़ी हैं, एकलव्य केसरी जी जुड़ गए हैं जो इनके भाई हैं और पूरे कार्यक्रम के प्रभारी रहे हैं। सप्ताह भर जो कार्यक्रम चला उसके प्रभारी, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। कभी हम उनको भी मंच पर ला के उनकी गज़लों को भी हम सुनेंगे। एकलव्य केसरी जी भी अभी मंच पर अभी पधारे हैं, इनके बड़े भाई हैं। राजप्रिया रानी जी जुड़ गई हैं, इंदु उपाध्याय जी जुड़ गए, श्रीकांत गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सुधा पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत ढेर सारे रचनाकार आपकी गज़लों के बीच में आए हैं। और फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है औसत साहित्य धर्म पत्रिका के पेज पर, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आपके गज़लों का उन्होंने बहुत आनंद लिया है। और कई लोगों ने लिखा है आपकी तस्वीर, हाँ अब ठीक है। और कई लोगों ने यह भी लिखा है कि आपने विभिन्न तेवर के गज़लों को आपने प्रस्तुत किया है, हर तरह के भाव को आपने लिया है। आपकी गज़लों पर हमने जो छोटी सी डायरी लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान चाहूँगा, मात्र 7-8 मिनट लगेगा इस डायरी को, जो आपकी रचना धर्मिता और आज की गज़ल का जो माहौल है उस पर हमने लिखा है। उसके बाद हमारी आज के अध्यक्ष जो हैं रेखा भारती मिश्रा जी, वो अध्यक्ष टिप्पणी देंगी। समकालीन हिंदी गज़ल के बादशाह हैं चैतन्य किरण। गज़ल की अपनी खासियत होती है, खासकर हिंदी गज़ल समकालीन संदर्भों को गंभीरता से समेटे हुए सहज रूप से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर देती है। वह सीधे सीधे बिना शब्दकोश देखे पाठकों के हृदय में रच बस जाती है। श्रृंगार की चाशनी में डूबी हुई गज़ल के माध्यम से व्यक्ति और समाज की गंभीर बातों को भी प्रभावपूर्ण ढंग से बयान करती है हिंदी गज़लों के शायर। वैसे गज़ल के संदर्भ में कहा गया है कि गज़ल की विशेषता है कि प्रत्येक शेर अपने आप में स्वतंत्र कविता है, जो एक ही विषय पर आधारित भी हो सकता है और अलग अलग भाव को लेकर भी सामने आ सकता है। कम से कम 4-5 शेर मिलकर एक गज़ल का रूप लेता है, जो पढ़ने और सुनने दोनों में प्रभावकारी साबित होता है। हालांकि गज़ल देखने में जितना आसान लगता है, लिखना उतना आसान है नहीं, क्योंकि गज़ल का एक अपना शास्त्रीय आकार, प्रकार और स्वरूप होता है। उसमें रदीफ, काफिया और मात्राओं का जोड़ घटाव होता है। प्रत्येक शेर का अपना वजन होता है और भी बहुत कुछ होता है एक गज़ल में, जिसे गज़ल लिखने पढ़ने वाले खूब समझते हैं। किंतु शौकिया रूप से गज़ल लिखने वाले बहुत सारी भूलें कर जाते हैं। वे रदीफ और काफिया पर तो ध्यान देते हैं, किंतु हर शेर के वजन और मात्राओं पर ध्यान नहीं देते। गज़ल की महफिल में दोनों तरह की गज़लें अपने अपने रंग में श्रोताओं को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत उम्दा शेर कहने वाले शायर की गज़लों में वह टटकापन कभी कभी नहीं दिखता, जो गज़ल के पैमाने पर पूरी तरह नहीं उतरने वाले शायर अपने भाव, भंगिमा एवं भाव के टटकापन के कारण श्रोताओं या पाठकों को अधिक प्रभावित करते हैं। मेरा अपना मानना है कि या तो गज़ल होती है या नहीं होती है। अच्छी गज़ल या साधारण गज़ल तो श्रोता और पाठक पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि एक सार्थक गज़ल हर कवि लिख नहीं सकता जब तक कि छंद मात्रा का बेहतरीन ज्ञान ना हो, रदीफ काफिया की समझ ना हो। और जब वह गज़ल नहीं हो सकती तो फिर हम उसे गज़ल कहे ही क्यों, गज़ल जैसी है के स्थान पर हम उसे आज़ाद गज़ल या नज्म क्यों नहीं कहें,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी गज़लें आज लिखी जा रही है जिसके भाव बहुत ही उम्दा होते हैं, लेकिन गज़ल जैसी होकर भी गज़ल नहीं होती है। और ऐसी गज़लें यदि आज़ाद गज़ल या नज्म के रूप में हमारे सामने आती है, तब वह अपने नए रंग रूप में पाठकों या श्रोताओं को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। आज समकालीन हिंदी गज़ल में दोनों तरह की गज़लें देखी जा रही हैं और कई युवा शायर इस क्षेत्र में गजब की बादशाहियत कर रहे हैं। ऐसे ही समकालीन हिंदी गज़ल के बादशाह हमें नज़र आते हैं चैतन्य किरण। चैतन्य किरण की गज़लों में सिर्फ विचारों की ताजगी नहीं है, बल्कि कई ऐसे नए संदर्भों का उन्होंने प्रयोग किया है जिसे अक्सर लोग गज़ल में समेट नहीं पाते हैं। पर वे बहुत सारी नकारात्मक बातें सकारात्मकता में कहते हुए प्रेरणादायक गज़ल कहे जाते हैं। कौन नहीं जानता कि गुटखा और पान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन उसे अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्यात्मक शैली में गज़ल के माध्यम से कहा जाना एक अलग अहमियत रखता है। जैसा कि उन्होंने अपनी इस गज़ल में आज कहा है कि पान गुटखा तुम्हें काहे को जहर लगता है, इन्हें चबाने में लोहे का जिगर लगता है, और थूकते रहते हैं सड़कों पे जो रजनीगंधा, हाय कदमों में उनको कोई शहर लगता है। कोई दीवाना है कमला पसंद का चंदन, मगर वह मौत है उसको ये किधर लगता है। अपनी गज़ल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन गुटखा खाने वालों पर प्रहार करते हैं जो शिक्षित होते हुए और यह जानते हुए कि पान गुटखा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वे सदा प्रयोग करते हैं। और प्रयोग ही नहीं करते बल्कि स्टेशन, चौराहा, नुक्कड़ सभी जगहों को गंदा करते रहते हैं। श्रृंगार रस पर तो बहुत सारी गज़ल लिखी गई है और लिखी जा रही है और उसका अपना अलग महत्व भी है, किंतु मानवीय संबंधों को लेकर लिखी गई गज़लों में माँ, बाप, बेटा, बेटी आदि को अपनी गज़ल का किरदार बनाना बहुत कम शायरों को आता है। युवा शायर चैतन्य किरण ने इन संबंधों पर बहुत सारी गज़लें लिखा है। दिल के जख्म पर मरहम लगाना जानती है माँ, अगर उठे कोई बच्चा मनाना जानती है माँ, खिला देती है भूखे को और रोटी अपने हिस्से की, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती है माँ। इसी प्रकार चैतन्य किरण की कई गज़लों में देश प्रेम की झलक मिलता है, वह भी अपने मौलिक स्वर में। दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत, दरिया दिली की आज भी पहचान है भारत, भरता है पेट सबका उठाकर तमाम दर्द, खेतों में हल चला रहा किसान है भारत। और भारत की महिमा लिखते हुए भी यह भी कहे जाते हैं कि गांधी, सुभाष, बुद्ध, महावीर, भगत सिंह, नानक, कबीर, सूर की रसखान है भारत। चैतन्य किरण की गज़लों को पढ़ते हुए लगता है कि लयात्मकता में अपनी गज़ल को ढालने की अपेक्षा विचार भाव की गहराई को मापने में वे अधिक सक्षम हैं। इसलिए वे समकालीन गज़लों की भीड़ में अलग ढंग से पहचाने जाते हैं। जब वे कहते हैं कि दर्द दिल की कोई दवा करना, इश्क में तुम नहीं गिला करना, इश्क की रुमानी हवा में बहते हुए खूबसूरत शायरी, वे कह जाते हैं कि आग बुझ जाए ना मोहब्बत की, आग बुझ जाए ना मोहब्बत की, अपने पल्लू से तुम हवा करना, नफरतों में नहीं रखा कुछ भी, हमसे तुम प्यार से मिला करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमानी गज़ल हो या सामाजिक या जीवन के किसी भी विषय पर उम्दा बातें शायरी के माध्यम से कह जाने की कला में पूरी तरह दक्ष है चैतन्य किरण जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपनी संक्षिप्त दायरे के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज उनकी गज़लों पर हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं रेखा भारती मिश्र जी, जो स्वयं भी बहुत अच्छी गज़ल लिखती रही हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं का सृजन वो करती रही, यहाँ तक कि बाल कहानी, बाल कविता की भी उनकी पुस्तकें आई है। तो मैं ऐसे प्रतिभा के धनी रेखा भारती मिश्र को आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। रेखा भारती मिश्रा जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो सिद्धेश्वर जी को बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में बुलाया और ये स्थान दिया। मैं उनकी आभारी हूँ और आप सभी का भी विशेष आभार जिन्होंने मुझे स्नेह दिया कि मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। और चैतन्य जी की गजलों की बात है तो मुझे दुष्यंत जी की वो गजलें याद आती हैं जो उन्होंने हिंदी गजल को स्थापित करने के लिए लिखी और बेहद
प्रभावी भावपूर्ण उनकी गजलें रही हैं। उस परंपरा को कहीं न कहीं अदम गोंडवी, गोपाल दास नीरज बढ़ाते रहे हैं और अभी वर्तमान में भी कई लोग हिंदी गजल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और चैतन्य जी की गजलों में मैंने देखा है कि हिंदी गजलों को इन्होंने बेहतरीन और सशक्त माध्यम से इन्होंने रखा है हम सभी के बीच। इसमें भाव है और परिवेश को लेकर, समाज को लेकर, घर परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, महिला, माँ का जो रूप है, दादी नानी का जो रूप है, मतलब ये हर रंग के हर रूप को इन्होंने अपने गजलों में शामिल किया है। तो इसके लिए तो पहले बहुत बधाई और साधुवाद इन्हें। गजल के लिए लोग जानते हैं कि बहुत सारी प्रेम पर लिखी जाने वाली गजलें ही जो है लोगों को प्रिय होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इनकी गजलों को सुनते हैं तो एक एक मिसरा जब ये बोल रहे हैं तो उससे श्रोता जो है, हम लोग जो भी है उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये जो भाव इन्होंने सुनाया, हम उससे दिल से जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिल से लिखा है और उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। जब ये माँ पर लिखते हैं तो ये मक्ते का शेर तो बहुत ही खास है कि न हो चांदी के बर्तन तो भी कोई गम नहीं, चंदन बनाकर चांद को प्याली खिलाना जानती है माँ। तो माँ क्या है कि चांद को ही प्याली बनाती है। एक मिट्टी के बर्तन को भी चांदी का कटोरा वो बना सकती है। उनकी वो भाव अंदर छिपे होते हैं और उस भाव को इन्होंने पकड़ा है और अपनी गजल के माध्यम से हम सभी के बीच रखा है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने पान गुटखा को खाने के सीधे सीधे मना नहीं करते हैं। एक अलग शैली में गजल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, व्यंग्य लेख के माध्यम से हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन पहली बार मैं सुन रही हूँ कि गजल के माध्यम से इतने नायाब अंदाज में इन्होंने पान गुटखा को लेकर मिसरे लिखे हैं, शेर लिखे हैं। बेहतरीन गजल मैं मानती हूँ कि इन्होंने लिखा है। और बच्चों की बात है कि बच्चों की बातें अगर लिखना है तो बच्चा बन जाना पड़ता है, उसके मनोभाव को समझना पड़ता है। एक परिपक्व उम्र में जाकर बच्चों के लिए लिखना और बच्चों के मनोप्रवृत्ति को उस लहजे तक समझना और शब्दों में बांधना थोड़ा सा तो कठिन लगता ही है। लेकिन मैं इनकी गजलों में देखती हूँ तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चे पे भी लिखा है और बच्चे के साथ माँ, नानी, दादी सबको जोड़ते हुए ये लिखते हैं। तो इनकी ये गजल भी मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं देखती हूँ कि इनकी गजलों में न सिर्फ प्रेम बल्कि दर्द, रूमानियत, देश के प्रति जो जज्बा है, अहिंसा के प्रति जो लगाव है, जो समाज के प्रति संदेश देते हैं, ये सारी चीजें विभिन्नता का एक नायाब जरिया है इनकी गजलों में, जो हमें और देखने और सुनने को आज मिला है। और घनश्याम सर तो हम सभी की प्रेरणा रहे हैं, हम सभी के गुरु रहे हैं और उनके पुत्र हैं, तो उस परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए प्रेरणा वाली बात है। इनकी एक गजल है बच्चे के लिए जो लिखा है इन्होंने कि जो बीमारियों को भुला दे जहन से, जो बीमारियों को भुला दे जहन से, दादियों नानियों की दवाई है बच्चे। जो सिंगल फैमिली जो होती जा रही है, जहाँ परिवार का जो परिवेश है वो छोटा होता जा रहा है, उसमें दादी नानी की ये बात अपनी गजल के माध्यम से और एक महत्वपूर्ण शेर के माध्यम से ला रहे हैं कि जो दादी नानी का जो भाव है, उनकी बीमारियां जो इतनी है, उनकी जो दवाइयां इतनी चलती है, वो सारी खत्म हो जाएंगी, उनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी जब उनके समक्ष छोटे बच्चे, उनके बेटे बेटी का जो छोटा बच्चा होता है वो समक्ष उपस्थित हो जाए तो उनका इलाज हो जाएगा। उनकी सारी दवाइयां उसी में है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव इनका मैं देखती हूँ। बहुत गहरी बात इन्होंने एक छोटे से शेर में कह दिया है कि दादी नानी की जो दवाई है वो छोटे बच्चे होते हैं। तो बहुत सारे भाव इनकी गजलों में मैं देखती हूँ और बधाई के पात्र है। इनकी एक लिखा है इन्होंने कि साथ उसके कभी हंसा करना, ये जो भी बच्चा है प्रेम से वंचित, ये शेर एक इनका है कि जो भी बच्चा है प्रेम से वंचित, साथ उसके कभी हंसा करना। बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आजकल समाज में उदासी है, असफलता का दौर बच्चों में देखा जाता है। छोटी छोटी बातों में वो परेशान हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई से बहुत वो थके हैं और उबे हुए हैं।
उस माहौल में उनको परेशानी होती है, वो ऊब जाते हैं, उनमें असफलता का भाव आता है, उनमें प्रेम जो है कमने लगता है, हम उन्हें डांट कर भी समझाने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर व्याख्या आ जाती है। छोटे से शेर में जो भी बच्चा है प्रेम से वंचित, प्रेम का इनका जो दायरा है वो सभी चीजों में आ रहा है कि बच्चे में जो भी कमी है, जो भी वो समझ रहे हैं, जो असफलता के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें प्रेम देकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ उसके कभी हंसा करना, एक छोटी सी हंसी भरी मुलाकात बच्चे के साथ बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकती है। उस बच्चे के मनोभाव को सकारात्मक सोच की तरफ हम ले जा सकते हैं। बहुत उम्दा भाव से भरा ये शेर है। तो मैं देखती हूँ कि चैतन्य जी के गजलों में हर भाव और समाज के हर वर्ग के लोगों का जुड़ाव है। माँ है, बहन है, पत्नी है, वो बच्चा है, नानी है, दादी है, देश के प्रति, भारत माँ के प्रति, और ये धरती पर जो जन्म देने वाली सभी को माँ है उसके प्रति भी इन्होंने बहुत बेहतरीन गजलें लिखी हैं। जो गजल हम जानते हैं कि सिर्फ प्रेमिका के दायरे तक सिमटा होता है, उन्होंने आज इसकी सीमा को बहुत विस्तार दिया है और अलग अलग रूप और अलग अलग ढंग के नायाब शेर हम तक पहुंचे हैं। हम सभी ने उसका आनंद उठाया है। कहने की बात नहीं कि ये बेहतर नहीं, बेहतरीन गजलें इन्होंने आज सुनाई है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा भारती मिश्रा जी। आपने बहुत विस्तार से उनकी गज़लों पर आपने बहुत बढ़िया टिप्पणी दिया है, अच्छे टिप्पणी दिया है। निश्चित तौर पर उनकी रचनाओं में जितनी व्यापकता है उन सबको आपने समेटने का प्रयास किया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम समय में आपने बहुत सारगर्भित बातें सामने रखा, और निश्चित तौर पर चंदन जी भी इस बात को सुन रहे हैं। अब हम कवि बहुत हैं हमारे आज मंच पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यह कार्यक्रम अभी लगभग 2 बजे तक चले। उसमें जितने कवि आ जाते हैं क्रम के हिसाब से जो कवि आए हैं उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन दूसरे सत्र के आरंभ होने के पहले मैं चाहूँगा कि हमारी जो आज की अध्यक्ष है परंपरा के हिसाब से वे अपनी 2 गज़लों का पाठ करेंगी और उस पर टिप्पणी देंगे आज के मुख्य अतिथि चैतन्य किरण जी। रेखा भारती मिश्र जी। बहुत धन्यवाद सर। पहली गजल जिंदगी को लेकर मैंने लिखी है, वो आप सभी के बीच रखती हूँ। मतलब है कि भीड़ में गुम आजकल है जिंदगी, भीड़ में गुम आजकल है जिंदगी, हाय कितनी बेअकल है जिंदगी, ख्वाहिशों के ढेर पर बैठा है क्यों, ख्वाहिशों के ढेर पर बैठा है क्यों, रेत पर बनती महल है जिंदगी। और शेर देखिएगा कि शोखियों में चल सभी जी ले जरा, शोखियों में चल सभी जी ले जरा, हर किसी की 4 पल है जिंदगी, छेड़ नगमा कोई दिल के साज पर, छेड़ नगमा कोई दिल के साज पर, मान कर कोई गजल है जिंदगी। और ये शेर देखिएगा कि नफरतों की सोच से मैला न कर, नफरतों की सोच से मैला न कर, खिल रही कोई कमल है जिंदगी, प्रेम के जज्बात से भर ले इसे, प्रेम के जज्बात से भर ले इसे, उस खुदा की जान दिल है जिंदगी, हाय कितनी बेअकल है जिंदगी, भीड़ में गुम आजकल है जिंदगी, भीड़ में गुम आजकल है जिंदगी। और इस मंच पे कई महिलाएं भी जुड़ी हुई है, बड़ी है, आदरणीय है, हम साथी भी हैं। तो ये गजल मैं उन सभी तमाम महिलाओं के नाम करती हूँ। मतलब है कि हमारा दौर आएगा जरा हमको संभलने दो, हमारा दौर आएगा जरा हमको संभलने दो, शिखर पे पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो, हूँ नाजुक पंखुड़ी सी में यही क्यों सोचते हो तुम। तमाम महिलाओं के पक्ष की बात में रख रही हूँ। हूँ नाजुक पंखुड़ी सी में यही क्यों सोचते हो तुम, कि जानोगे मुझे भी तुम, जरा मुझको संवरने दो, मचलती एक नदी हूँ मैं, सुहानी भोर भी हूँ, मचलती एक नदी हूँ मैं, सुहानी भोर भी हूँ मैं,
तपिश सूरज की भी होगी, कदम बस 4 चलने दो, हमारी साफ गोई पर सदा तुम रश्क खाओगे। हमारी साफ गोई पर सदा तुम रश्क खाओगे, हमारी बेजुबानी पर जरा तुम धार चढ़ने दो। सुहानी भोर की बेला में हम भी खिलखिलाएंगे। और आखिरी शेर है कि सुहानी भोर की बेला में हम भी खिलखिलाएंगे, खुशी की रोशनी होगी, गमों की शाम ढलने दो, शिखर पे पाओगे हमको, ये चौखट पार करने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया गज़लों का पाठ का आपने किया रेखा भारती मिश्रा जी। और लग रहा है कि आज कवि गोष्ठी में तो कविता के विभिन्न रूप सामने आएंगे, लेकिन आज आरंभ में गज़ल सही हुआ है और लग रही गज़ल की ही महफिल आज ज़्यादा जमेगी। बावजूद आपके गज़लों पर हमारे आज के मुख्य अतिथि चैतन्य किरण जी अपने संक्षिप्त विचार देंगे। चैतन्य किरण जी। भारती जी की गज़लें सच में दिल में उतरती हैं, और इन्होंने जो आज दोनों गज़लें पढ़ी हैं ये बेहद अच्छी हैं। और कुछ शेर हैं जो सामाजिक संदेश देती हैं, जैसे हमारा दौर आएगा जरा हमको संभलने दो, शिखर पर पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो। तो ये शेर जो है आज की महिलाओं पे जो मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बहुत ही अच्छा शेर है। और जिस तरीके से महिलाएं आज शिखर पे पहुंच रही हैं, और जिन महिलाओं को ये मौका नहीं मिलता है, उनके अंदर के जो भाव हैं इस शेर से उन्होंने भारती जी ने व्यक्त करने की कोशिश की है, उनके मनोभावों को। और नफरतों की सोच से मैला न कर खिल रही कोई कमल है जिंदगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस शेर में बहुत बड़ी बात कही गई है। आजकल जो हम देख रहे हैं पूरे समाज में कि किस तरीके से चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए नफरतों की खाई खोदी जा रही है, या फिर जो सामाजिक बुराइयों कुरीतियों की वजह से जो है वो समाज के बीच या दिलों के बीच जो नफरतें बढ़ रही हैं, उस खाई को पाटने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश की है भारती जी ने अपने शेर के वजह से। और वो कह रही हैं कि जिंदगी जो है वो एक कमल के समान है, इसको खिलने दो भाई, नफरतों से जो है इसको मैला मत करो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं भारती जी, और इसी तरीके से और अच्छा लिखते रहें। हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी हैं, तो हम लोग एक दूसरे की रचनाओं से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भारती जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी, आपने उनकी गज़लों पर बहुत बढ़िया टिप्पणी दिया है। और हमारा यह दूसरा सत्र तो आरंभ हो ही चुका है रेखा भारती मिश्रा की गज़लों से। हमारे मंच पर डॉक्टर मंजू सक्सेना जी जुड़ी थी, अभी है कि नहीं? डॉक्टर मंजू सक्सेना जी अभी जुड़ी हुई थी, चली गई कि अभी है मंच पर? दिखाई नहीं दे रहे। चले नहीं आ रही, चले बाद में उनको देखें। सर लिंक अभी ये किसी बहुत लोगों को तो लिंक ही नहीं है, वो जुड़ पा रहा है लिंक से। और लिंक तो हम लोग नेटवर्क सबका बहुत डिस्टर्ब है। लिंक तो हम कई जगह डाले हैं, खासकर अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका से जो जुड़े हुए हैं। अनिता जी भी मैसेज की थी कि हम जुड़ नहीं पा रहे, फिर उनको हम लिंक भेजा, पता नहीं वो जुड़ी कि नहीं, वो भी नहीं दिख रही। नहीं, वो जुड़ गई हैं। अनिता मिश्रा जी बहुत बाद में जुड़ी हैं। मंजू सक्सेना जी नहीं दिख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकलव्य केसरी जी जुड़े हुए हैं, जो हमने कहा कि चैतन्य जी के बड़े भाई हैं, और सप्ताह भर उन्होंने ये जो कविता सप्ताह चला उसमें उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। तो मैं चाहूँगा कि आरंभ में वे आज आवाज़ क्यों गूंज रही पता नहीं चल रहा। आपकी आवाज़ हो रही है।
पता नहीं क्यों। चलिए देखते धन्यवाद हैं। सर। तो चेतन, ये क्लब केसरी से मैं निवेदन करूंगा कि मात्र एक गजल पढ़ते हुए और जो सप्ताह पर कवि गोष्ठी चली, कविता सप्ताह चला, उस पर आप अपने संक्षिप्त विचार दें और उसके बाद मैं क्रमबद्ध आगे के कवियों को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सर। और इस पटल पे आपने जो मुझे प्रभारी बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नया हूँ, सीख रहा हूँ, उसके बावजूद जब कभी एक अभिभावक स्वरूप आप सामने आए और आपने बहुत बड़ा मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस पटल से जुड़े हुए जितने भी रचनाकार हैं, सब एक से बढ़कर एक रचनाएं लिख रहे हैं। और जहाँ तक बात है सीखने और सिखाने की, तो मेरी समझ है कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। त्रुटियां हो जाती है, कई बार टाइपिंग में भी त्रुटियां होती है, और कई बार हम मनोभाव में कुछ रखते हैं लिखने को और लिखा कुछ जाता है। तो सब एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो है अपनी एक रचना के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच और अपनी रचना पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों का जो भी आप लोगों की टिप्पणी प्राप्त होगी, मार्गदर्शन मिलेगा। स्वागत है। सभी कविताओं पर टिप्पणियां अध्यक्ष देंगे रेखा भारती मिश्रा जी। नहीं आसान है सब मिलना, कहीं कुछ छूट जाता है। नहीं आसान है सब मिलना, कहीं कुछ छूट जाता है। किसी पर लुट रहे हैं हम, कभी कोई लूट जाता है। और अगली पंक्तियां हैं कि ये जीवन की डगर भी तो कभी सीधी नहीं होती। ये जीवन की डगर भी तो कभी सीधी नहीं होती। अगर एक को मनाए हम तो दूजा रूठ जाता है। और धन्यवाद। और बहुत पतली और नाजुक डोर रिश्ते की सदा होती। बहुत पतली और नाजुक डोर रिश्ते की सदा होती। कभी फूटा जो अंकुर शक का रिश्ता टूट जाता है। और बहुत तजवीज कर ली पर नहीं नुस्खा मिला कोई। बहुत तजवीज कर ली पर नहीं नुस्खा मिला कोई। नहीं भरता जिगर का जख्म अक्सर फूट जाता है। और अगली पंक्तियां हैं कि है दिक्कत इस जहां को प्यार की पींगे बढ़ाएं जो। है दिक्कत इस जहां को प्यार की पींगे बढ़ाएं जो। वो एक मासूम आशिक को हमेशा कूट जाता है। और अंतिम की दो पंक्तियां हैं कि जहां में सब नहीं लेकिन कई हैं केसरी जैसे। जहां में सब नहीं लेकिन कई हैं केसरी जैसे। पिलाकर प्रेम का अमृत गरल को घूंट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन किरण जी। चेतन किरण करे क्लब केसरी जी, दोनों भाई हैं बदल जाता है नाम। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी कविताओं पर, गज़ल पर टिप्पणी तो बाद में अध्यक्ष टिप्पणी में जिक्र करेंगे। हमारे मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि जो थे डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, और नज़र आने लगी हैं, लगता है कुछ देर के लिए कहीं चली गई होंगी। हम उनको बहुत ही आदरपूर्वक एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनकी एक गज़ल तो हम लोग सुनेंगे ही, अपने दो शब्द भी वे प्रकट करेंगे हम लोग की इस कार्यक्रम के बारे में। हमसे हमेशा जुड़ी रही हैं और उनका सानिध्य, आत्मीयता हमें मिलती रही है, प्रेरणा मिलती रही है। वे देश के बहुत प्रतिष्ठित कथाकार, लेखिका के साथ साथ शायर हैं। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों को मेरा नमन वंदन है। आपने कुछ मेरे लिए ज्यादा ही कह दिया। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, विद्यार्थी ही हूँ, जो सभी विधाओं में सीख रही हूँ।
सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत हम लोग सभी की तरफ से आभार है, धन्यवाद है कि वो हमको इतना अच्छा एक अवसर देते हैं अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि हम हर विधा पर अपनी रचना को प्रस्तुत कर सके, उसकी समीक्षा करवा सके। हम जहाँ पर अपने लेखन में खड़े हैं वहाँ हमें ज्ञात होता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं अपने आप तो हमें पता नहीं चलता, हमें तो अच्छा ही लगता है। हर एक जब जो भी लिखा जाता है वो पसंद ही आता है, तभी लिखते हैं हम। लेकिन इस मंच पर आकर जब समीक्षा होती है उसकी, उसके बारे में बोला जाता है, तब हमको उसकी वास्तविकता पता चलती है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और ये बहुत बड़ा एक कार्य कर रहे हैं सिद्धेश्वर जी, दिन रात लगे हुए हैं। मैं इनकी जो साहित्यिक भावना है, इनकी साहित्य के प्रति लगाव, प्रेम और त्याग है एक तरह से, उसको मैं साधुवाद देती हूँ। एक क्योंकि सभी लोग हैं और समय भी कम है, मैं एक गजल अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। दर्द फिर से गया पिघल शायद, दर्द फिर से गया पिघल शायद, कह रहा फिर कोई गजल शायद, दर्द फिर से गया। धुल गए चश्म भी नहा खुद में, दिल भी थोड़ा गया पहले शायद, दिल भी थोड़ा गया पहले शायद, क्यों ये खामोशियां भी चीख उठी, शहर दिल फिर गया दहल शायद, दर्द फिर से गया पिघल शायद, मौत पर क्यों ये आँख भीगी जब, जिंदगी भी नहीं सहल मुझको, मैं गया हूँ बहुत बदल शायद, मैं गया हूँ बहुत बदल शायद। और ये मक्ता पेश है कि क्यों समस्या पे फिक्र हो मंजू, जिनका कोई कभी न हल शायद, जिनका कोई कभी न हल शायद, कह रहा फिर कोई गजल शायद, दर्द फिर से गया पिघल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू सक्सेना जी। और मैं तो चाहूँगा कि 2-3 कवियों के बीच बीच में अगर रेखा भारती मिश्रा जी 2-4 लाइन टिप्पणी देती तो शायद उनको कोई छूटते भी नहीं। कैसा, या एकदम अंत में ही बोलेंगे रेखा जी, जैसा आप कहें। कार्यक्रम बाधित ना करें, अंत में ही मैं सबको एक साथ बोल दूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे कवि को आवाज़ देने जा रहा हूँ।
इससे पहले मैं अपनी कुछ शेर सुना रहा हूँ अपनी गज़ल का, और उसके बाद मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ आगे के कवि के लिए कि कुछ नसीहत भी ज़माने को बड़ी मिलती है, कुछ नसीहत भी ज़माने को बड़ी मिलती है, जब सरे राह कोई लाश पड़ी मिलती है। और हम गरीबों ने बसा रखी है दुनिया अपनी, हम गरीबों ने बसा रखी है दुनिया अपनी, तुम वहाँ जाओ जहाँ बात बड़ी मिलती है, तुम वहाँ जाओ जहाँ बात बड़ी मिलती है, और जिसमें हालात की तस्वीर बनाई जाए, जिसमें हालात की तस्वीर बनाई जाए, ज़िंदगी तुझको कहाँ ऐसी घड़ी मिलती है, ज़िंदगी तुझको कहाँ ऐसी घड़ी मिलती है। इसका मौजूदा ज़माने का चलन कह लीजिए, इसका मौजूदा ज़माने का चलन कह लीजिए, दिल से दिल मिलता नहीं आँख लड़ी मिलती है, दिल से दिल मिलता नहीं आँख लड़ी मिलती है। और वक्त ने कर दिया गुल उसकी उम्मीदों का चिराग, वक्त ने कर दिया गुल उसकी उम्मीदों का चिराग, एक बेवा जो अंधेरे में खड़ी मिलती है, एक बेवा जो अंधेरे में खड़ी मिलती है। इस हकीकत को ना इनकार करे कोई सिद्धेश, इस हकीकत को ना कोई इनकार करे सिद्धेश, कीमती चीज़ भी कीचड़ में पड़ी मिलती है, कीमती चीज़ भी कीचड़ में पड़ी मिलती है। तो बहुत लोग शिकायत रहती है कि मैं अपनी रचना नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जिस क्रम से मुझे और कवि लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आवाज़ दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक छोटी रचना आकर प्रस्तुत करें। गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो अधिक से अधिक रचनाकार उसमें शामिल हो जाएंगे। एक नाम सबसे पहले आया था पूनम कुमारी का, इस नाम से कोई है क्या? के नाम में बहुत सारे। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। पूनम कुमारी है आपका नाम यही, आपका नाम यही है कि कोई दूसरे नाम से? अच्छा, चल बहुत धन्यवाद, लगता है पहली बार आई है कहीं कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। आप पिछली बार मैंने आप लोगों का कार्यक्रम देखा था, मुझे अच्छा लगा जी। तो फिर आप कहाँ से आप जुड़ी हैं? मैं पटना से ही हूँ, मीठापुर पटना से हूँ, मैंने बात किया था आपसे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप इसी पर जुड़े रहे, आपका स्वागत है। आज आप सबसे पहले जुड़ी हैं, आपका आमंत्रित करते हैं एक कविता के लिए। जी, मैं एक कविता ये मैंने 2020 में लिखी थी 8 मार्च को, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काफी बधाइयां मिल रही थी। बट उस समय निर्भया जो कांड हुआ था वो काफी ये था, और मेरे अंदर में काफी आक्रोश चल रहा था कि एक तरफ तो हम बधाई देते हैं बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसके अलग हमारा जो आचरण होता है। तो अपने मन के आक्रोश को मैंने शब्दों में उतारने की कोशिश की है, आपके समक्ष रख रही हूँ। ऐसा होगा आप अपनी समीक्षा देंगे। महिला दिवस की बधाइयाँ यूं मुझको स्वीकार नहीं, महिला दिवस की बधाइयाँ यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। क्यों धृतराष्ट्र की भरी सभा, क्यों धृतराष्ट्र की भरी सभा द्रौपदी की चीखें थी सुनने को तैयार नहीं। क्यों धरती में समाती हुई सीता के दर्द का रामराज में भी किसी को एहसास नहीं। सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता बीता, अब और युगों का इंतजार नहीं। क्यों युगों युगों के बाद भी कहीं है मेरा सम्मान नहीं। महिला दिवस की बधाइयाँ यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। क्यों निर्भया की चित्कारें हमें सुनाई नहीं पड़ी, क्यों निर्भया की चित्कारें हमें सुनाई नहीं पड़ी। या थी चीखों की तीव्रता इतनी जो हमें बहरा बना गई होंगी। आज भी उन्नाव के चित्कारों से है कोई शर्मसार नहीं। आयोग बने सुनवाई हुई, इन सब में सदियां बीत गईं। क्यों स्त्रीत्व को कलंकित करने पर भी त्वरित सजा का प्रावधान नहीं। महिला दिवस की बधाइयाँ यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। कानून बने संविधान बने, कानून बने संविधान बने, सड़कों पर कैंडल मार्च हुए, अखबारों में फोटो छपवा कर नेतागण पहरेदार बने। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं NGO सारे
सारे स्त्रीत्व के रक्षक बन वाहवाही के हकदार बने। क्यों आयोगों से, न्यायालयों से अब साजिश की बू आती है, जब अपनी ही कोई बेटी मौत की भेंट चढ़ाई जाती है। बिके हुए आयोगों से, न्यायपालिका एवं नेताओं से, बिगड़ैल दबंगों के दलालों से अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। महिला दिवस की बधाइयां यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। मुखौटों में छिपा इनका यह चेहरा अब हमको स्वीकार नहीं। क्यों अपने ही घर में लाडों को खुलने का, खिलने का अधिकार नहीं। महिला दिवस की बधाइयां यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। क्यों सच सामने आने पर भी तुम जल्द देते उन्हें फांसी नहीं। क्यों ऊंची कुर्सी पर बैठ तुम खुद को ही बेच डालते हो। क्यों सारा सच तुम्हारे सामने आने पर भी चीख चीख कर गुनाह नया करते जिंदा सबूत तुम्हें दिखाई देते नहीं। क्यों इन चित्कारों को अनसुना कर तुम रिपोर्ट कुछ और ही बना जाते हो, समाज के दरिंदों को भी बचा कर ले जाते हो। क्यों स्त्रीत्व सुरक्षा के प्राथमिक दायित्व को भूल तुम दुशासन को भी बचा कर ले जाते हो। क्यों अब तक रक्षक बनने का ढोंग किया है, जबकि होता है सच शर्मसार नहीं। क्यों सतयुग के राम की तरह कोई रावण वध को तैयार नहीं। महिला दिवस की बधाइयां यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। तोड़ भी दो अब बेरियों को, तोड़ भी दो अब बेरियों को, कर दो मुक्त मुझे अब तुम। तोड़ भी दो बेरियों को, कर दो मुक्त मुझे अब तुम। अजीब विडंबना इस समाज के बिन सुहाग इसी स्त्रीत्व को सौभाग्यशाली कहलाए जाने का भी अधिकार नहीं। स्त्रीत्व मेरा पुरुषत्व के इस सम्मान का मोहताज नहीं। देना ही है तो पंख दे दो, देना ही है तो पंख दे दो, पर कटे पंखों से मैं उड़ने को तैयार नहीं। पर कटे पंखों से मैं उड़ने को तैयार नहीं। महिला दिवस की बधाइयां यूं मुझको स्वीकार नहीं, स्त्रीत्व के सम्मान का यह दोहरापन स्वीकार नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता आपकी कुछ लंबी जरूर थी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। महिला दिवस की बधाइयाँ हमें स्वीकार नहीं। जब हम इतने शोषण से गुजर रहे हैं तो किसे स्वीकार होगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें अपनी एक कविता में कह डाला है। अब आपका प्रयास काफ़ी बढ़िया है, आप इसी प्रकार लिखती रहें। और मुझे तो कहेंगे कि जो सपाट बयानी बिल्कुल लिखते हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह की कविताओं को लिखें। यदि गज़ल गीत नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम इस तरह की कविताओं को लिखकर वे अपनी बातों को आम पाठक तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम कुमारी जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप अपने मंच में जब कविता सप्ताह चलती है तो आप उसमें भी अपनी कविताएं डालिए ताकि हम उसमें और कुछ निर्देश भी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ऐसे शायर को बुला रहे हैं जो दिल्ली में है। वे वृद्ध शायर हैं, लेकिन अभी भी बड़ी ही गंभीरतापूर्वक अपनी रचनाओं का सृजन कर रहे हैं। हजारी प्रसाद से निवेदन है कि कृपया आएँ और अपनी एक गज़ल का पाठ करें। हजारी सिंह। सभी को नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही है। एक बहुत पुरानी सी रचना, छोटी सी गजल तो नहीं है, इसमें डबल आवाज गीत इसको कहा जा सकता है। बोलते डबल बोलता था, कुछ ऐसा तो डबल। चांद तो आसमां का मेहमा बना, चांद तो आसमां का मेहमा बना, रो रही है चांदनी के लिए, सूर्य का तेज महलों में बंदी हुआ, वो बड़ी रो रही रोशनी के लिए। ऊपर सब ठीक है ना ये सब? चांद तो आसमां का मेहमा बना, रो रही है जमीन चांदनी के लिए, सूर्य का तेज महलों में बंदी हुआ, वो बड़ी रो रही रोशनी के लिए। आसमां दीप माला सजाता रहे, आसमां दीप माला सजाता रहे, झालरें चांद तारों की सजती रहे, हर खुशी छीन कर बदगुमा आसमां
बांटता है अंधेरा जमी के लिए। चांद तो आसमां का मेहमा बना